आपके विचारों में महिला सशक्तिकरण का वास्तविक रूप क्या है? 50% जो हमारी पूरी मानवता है वो महिलाएं हैं। उनका एम्पावरमेंट होना, इसका मतलब कि हमारी आधी जनसंख्या, आधी मानवता का एम्पावरमेंट होना है। If not the army, what career would you have chosen? ये आपने सचमुच बहुत गहरा सवाल किया है। If you had to pick a Bollywood actor to play you in a biopic, who would it be? सनी देओल। मुझे लगा था। माँ के हाथ का खाना या पत्नी के हाथ का खाना? बहुत डिफिकल्ट सवाल है। One word that defines a strong woman. दुर्गा। If you had to give one message to every girl, नारी केवल एक रिश्ता नहीं होती, वो माँ है, बेटी है, बहन है, साथी है, पत्नी है, लेकिन इन सब से पहले वह खुद एक व्यक्ति है, अपनी सोच, अपने सपने और अपनी पहचान के साथ। A woman is not just a relationship. She is a whole universe of strength, compassion, resilience and identity. और जब हम women empowerment की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ अधिकारों का मिलना नहीं होता, ये एक सफर है। It's a journey. Women empowerment is about creating an ecosystem where women can thrive socially, economically, personally, politically without any fear or restrictions. अगर मैं सीधे सादे शब्दों में बोलूं तो अपना जीवन अपने हिसाब से जीने की आजादी। It's about making sure that women are not dependent, not restricted and are heard, respected and included in every space where decisions are made. और इस कन्वर्सेशन को और गहराई देने के लिए हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जो सिर्फ कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी समझते हैं। उन्होंने कमांड किया है बटालियन का और आज इंस्पायर कर रहे हैं पूरे स्टेट को। आज हम बात करेंगे लीडरशिप पर, विजन पर और सबसे जरूरी महिला सशक्तिकरण पर। लेकिन सर, इस बार हम सिर्फ महिलाओं की कहानियां नहीं सुनेंगे, हम एक ऐसे लीडर का नजरिया भी समझेंगे जो मानते हैं कि सशक्त महिला एक सशक्त समाज का निर्माण करती है। और जब एक फौजी ये बात कहता है तो पॉलिसियां नहीं बनती, मिसालें बन जाती हैं। तो आरंभ करते हैं एक गहन गरिमामय संवाद नारी शक्ति के नव निर्माण और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता जोशी, वाइस प्रेसिडेंट उत्तरांचल यूनिवर्सिटी एंड डायरेक्टर एनमेरी स्कूल, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष पॉडकास्ट सीरीज बियॉन्ड बॉर्डर्स, द लाइफ एंड लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। सर, आपके आशीर्वाद से हम इस पॉडकास्ट को अरदास से शुरू करना चाहेंगे। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा आपको जय हिंद। आई फाइंड इट एक्सीडिंगली टचिंग कि आज का जो संवाद है आपने शुरू किया है मूल मंत्र से। इसमें जो 14 शब्द हैं सचमुच बहुत गहराई से वो ब्रह्मांड को वर्णित करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड क्या है। और आज का जो विषय है अपने आप से इतना गहरा है, इतना सुंदर विषय है। और मैं अंकिता जी एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको देखकर मुझे सरस्वती माँ, सरस्वती देवी, लक्ष्मी माँ, उन देवियों की याद आ रही है जिन्होंने पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को इतना सुंदर से एक लीडरशिप दिया है। ये जो शब्द है महिला, नारी, ये हमारे परिवार की रीढ़ है, हमारे समाज की रीढ़ है। और आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। तो न जाने क्यों मेरे को शुरू में ही अपनी माता जी, अपनी बहनों की याद आ रही है और पूरे राष्ट्र के अंदर में, हमारी सभ्यता में जिन्होंने हमको उदाहरण दिए हैं लीडरशिप के बारे में। आज ऐसा लग रहा है दिस इज अ वेरी टचिंग मोमेंट दैट वी गोइंग टू पे रिस्पेक्ट टू देम। आई टोटली एग्री सर। और इसी पॉडकास्ट का मैं आपसे पहला
सवाल ही जो हमारा मूल मंत्र है इस पूरे पॉडकास्ट का, विमेन एम्पावरमेंट पे। तो मेरा आपसे पहला सवाल सा ये है कि आपके विचारों में महिला सशक्तिकरण का वास्तविक रूप क्या है? ये बहुत गहरा सवाल किया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन इज द मदर ऑफ विजडम। इस सवाल के ऊपर में हमारी पूरी सृष्टि किस प्रकार चलती है वो निर्भर है। मुझे ऐसा लगता है कि 50% जो हमारी पूरी मानवता है वो महिलाएं हैं। उनका एम्पावरमेंट होना, इसका मतलब कि हमारी आधी जनसंख्या, आधी मानवता का एम्पावरमेंट होना है। कभी कभी लगता है जिस दिन पूरे संसार के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में हमारी हर एक महिला एम्पावर्ड हो जाएगी, तो उस वक्त में विकास, प्रगति, खुशहाली, समृद्धि का क्या माहौल होगा। कभी कभी ऐसा लगता है, सच कहूं तो क्या हमने सचमुच ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट दिया है अपनी महिलाओं को कि वो एक अपने पूर्णता की एम्पावरमेंट को एंजॉय कर सके। कभी कभी एक गिल्ट फीलिंग होती है कि हमने उनको पूरा तरह से, हमने रिटोरिक्स तो बहुत दिए, नारे तो बहुत दिए हैं, लेकिन क्या हमने उनको अपने इंडिपेंडेंट कार्य करने के लिए जो उनके अंदर में विजडम है, इंटेलेक्चुअल है, उसको किस प्रकार से मैनिफेस्ट किया जाए, इसका माहौल दिया है कि नहीं दिया है। मैं अंकिता जी आपसे एक बहुत गहरी बात करना चाहता हूं। जी सर। पूरी दुनिया की जो महिलाएं हैं अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। आई एग्री। भारत के कल्चर में, भारत की सिविलाइजेशन में हमने सदा महिलाओं को पूजा है। अगर आप पहाड़ों में जाएंगी तो पहाड़ में जो सबसे ऊंची वाली चोटी है, वहां जितने मंदिर हैं वो देवियों के ही मंदिर हैं, क्योंकि वो एक शक्ति का रूप है। हमने जब भी ज्ञान, विद्या, इंटेलेक्चुअल विजडम की बात की है तो सरस्वती माँ को पूजा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरे हमारी मानवता का एक रुख रहा है, लेकिन एक सवाल आता है दिमाग में कभी कभी कि हैव वी एम्पावर्ड अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को। उत्तराखंड की एक सबसे टचिंग बात है कि उत्तराखंड के परिवार में सबसे जो स्ट्रॉन्ग सदस्य है ना, वो महिला है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट आई फील, मैं जब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप जहां पर भी महिलाओं को मिलता हूं तो एकदम अलग शक्ति मिलती है उनसे बातचीत करके। तो आई एम फीलिंग वेरी टच्ड कि आपने इस टॉपिक को, इस मुद्दे को, इस फोकस को लिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि वी हैव नॉट रियली रियलाइज्ड कि हाउ दे कैन चेंज द एंटायर मानवता और आने वाली 21st सेंचुरी में क्या असर डाल सकते हैं। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि यह विषय आज के समाज में, आज के भारत में हर जगह, हर मंच पे, हर नीतियों में इतना मुद्दा क्यों बन रखा है? हर कोई विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहा है, हर मंच पे देखो इसी सब्जेक्ट की बातें हो रही हैं। व्हाई सो? सच कहूं तो मानवता के दिल में, आत्मा में एक गिल्ट सा है कि कभी भी हमने वुमेन एम्पावरमेंट को पूर्ण रूप नहीं दिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा घर, पूरा परिवार, पूरे समाज को जिस प्रकार हमारी महिलाएं देखभाल करती हैं, अपने आप से अलग है। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे परिवार के अंदर में सबसे पहले उठने वाला हमारी माँ और महिलाएं, बिल्कुल। सबसे लेट सोने वाली हमारी माँ है। पूरा दिन व्यस्त रहती हैं। कोई भी काम खत्म हो जाएगा तो आराम से नहीं बैठेंगी, कोई आर्ट, क्राफ्ट, कोई क्रिएटिव काम करती लगी रहती है। तो ऐसा लगता है कि उनका तो योगदान है, लेकिन एक गिल्ट है कि क्या हमने बदले में उनको वो रिस्पेक्ट दिया है, वो प्यार दिया है, वो केयर दिया है कि नहीं दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी मानवता के दिल में ये जो गिल्ट है ना, दे वांट टू ओवरकम दिस गिल्ट। और एक बात पक्की है, वो समय आ गया है, वो आ गया है समरसता का, समन्वयता का, वो रियलाइजेशन का कि हमको अपनी महिलाओं को ठीक स्थान देना पड़ेगा। दिस हैज बीन पेंडिंग फॉर टू लॉन्ग।
but it is not pending too long because I would like to tell my audience कि हमारे सर की tenure में ही this already has started in our state. If I have to mention some names, which are the first female Chief Secretary श्रीमती राधा रतूरी जी, first female Sports Minister श्रीमती रेखा आर्या जी, first female President Uttarakhand Women Commission श्रीमती विजय बर्थवाल, first female STF Chief श्रीमती रिद्धिमा अग्रवाल. These all females have got the top positions for the first time in our state, and that is actually the true example of women empowerment in our state. So we would actually like to tell our audience that sir की guidance में हमारी state कितनी तरक्की कर रही है. मैं तो कहूंगा कि हमारे पूरा परिवार इस विषय पर बदल चुका है. एक बहुत सुंदर सा क्षण उत्तराखंड की हिस्ट्री के अंदर में, जहां पर हमारी स्पीकर साहिबा रितु जी, जनरल साहब की बेटी, वो स्पीकर थी, स्पीकर हैं. हाँ जी. हमारी चीफ सेक्रेटरी राधा रतूरी जी, जैसे आपने कहा, उस क्षण के ऊपर में हमारी चीफ जस्टिस भी जो रितु बारी जी, वो भी थी. उसके अलावा हमारे इस क्षण के ऊपर में 3 जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वो महिला हैं. हमारा तो जो हिस्ट्री है उत्तराखंड की, जो गौरा देवी जी ने हमको हिम्मत दी, जो तेलू रतेली जी ने हमको एक संघर्ष और एक योद्धा के रूप में बताया, जो बछेंद्री पाल जी ने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया. मैं आपको, अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि झील के ऊपर में पानी तो बिल्कुल शांत लगता है, लेकिन उसके अंदर में क्या लहरें हैं, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी अंडरस्टूड. मैं अंकिता जी आपसे साझा करना चाहता हूं, जब भी मैं यूनिवर्सिटीज के कॉन्वोकेशन में जाता हूं, बहुत सौभाग्य है कि हमारी 12 यूनिवर्सिटी स्टेट की हैं और 28 यूनिवर्सिटी हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं. और जब भी मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूं कॉन्वोकेशन के लिए, तो इतना गर्व और हर्ष होता है कि हमारी बेटियां इतना अच्छा कर रही हैं. ये तो मैंने खुद नोटिस किया सर. एब्सोल्युटली. जब उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में आप आते हैं तो सबसे ज्यादा लड़कियां ही बाजी मारती हैं, सारी गोल्ड मेडल्स ही उन्हीं को मिलते हैं, और उससे तो मतलब उनका उत्साह, जब आप उनको प्रेरित करते हैं तो उनकी खुशी बयान करने लायक नहीं होती. मैं एक्चुअली पूरे परिवार से, पूरे राष्ट्र से साझा करना चाहता हूं कि कुछ ऐसा देखा है जिसने एकदम एक बहुत बड़ा अचीवमेंट की तरह गर्व दिया है. मैं कुछ दिन पहले स्वामी राम मेडिकल यूनिवर्सिटी गया, तो वहां 23 गोल्ड मेडल उस वक्त में सम्मानित करने थे. आप यकीन नहीं करेंगी अंकिता जी, आउट ऑफ 22 हमारी बेटियां थी. बिल्कुल. मैं हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी गया, तो दे ओवरऑल 57 मेडल्स व्हिच आर टू बी गिवन, गोल्ड, सिल्वर और मेरिटोरियस मेडल. यू वुडंट बिलीव, आउट ऑफ 57, 52 हमारी बेटियां. एक्चुअली हमारा समाज और हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, उनकी परफॉर्मेंस इज आउट परफॉर्मिंग. आई एग्री. लेकिन हम में से कुछ ऐसे हैं हु हैव नॉट रियलाइज्ड. एक्चुअली 2 हमारे सामाजिक मंत्र हैं जो एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक क्रांति की तरह बढ़ रहे हैं. एक हमारी बेटियां और एक महिलाएं. आई वांट टू शेयर विद यू. मेरा गवर्नर बनने के बाद में जब पहली बार मैं डिस्ट्रिक्ट के भ्रमण पे गया, तो आई वेंट टू पौड़ी. तो मैं तो किसी भी भ्रमण के लिए जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट में, तो आई मेक श्योर दैट आई मीट सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो जब उस प्रदर्शनी में मैं गया, तो एक महिला ने कहा कि सर, मैं, हमारी संस्था सेल्फ हेल्प ग्रुप 9 किस्म का नमक बनाती है और ये नमक लंदन और न्यूयॉर्क में बिकता है. वाओ. मेरे को इतना गर्व हुआ कि दे आर लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट. और मैंने 3 साल के अंदर में, मतलब ये बीते हुए 4 साल के अंदर में जो मैंने देखा है बदलाव, आई हैव सीन विद माय ओन आईज एंड रिकॉर्डेड इट टू ओन सेल्फ, कि उनकी जो आमदन हुई है, उनका जो सर्कुलेशन बढ़ा है, दैट इज 3 टाइम्स. जो महिला पहले वर्ष मैंने देखा था कि 25,000 रुपया एक महीना कमाती है, दे हैव क्रॉस्ड 1 लाख रुपीज पर मंथ. और ये दिस इज ऑल अक्रॉस इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट. तो मुझे ऐसा लग रहा है एक साइलेंट अर्थव्यवस्था की क्रांति थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अनलॉकिंग फॉर आवरसेल्फ.
बिल्कुल सर, और इसी से कंटिन्यूशन में मेरा आपसे अगला सवाल भी है। वो ये है कि हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि नारियों को शक्ति का रूप माना गया है। तो आपको क्या लगता है सर कि भारतीय परंपरा में नारी का योगदान कितना है? आपने बहुत गहरी बात कर दी है। आपने बात की है परंपरा की, आपने हमारी धरोहर की, हमारी जड़ों की। जो नारी का योगदान रहा है भारतीय संस्कृति में, वो तो एकदम शिखर का रहा है। जैसे मैंने कहा कि हमने नारियों को, महिलाओं को एक देवियों के रूप में पूजा है। एक मैं आपको बड़ी टचिंग सी बात शेयर करना चाहता हूं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जिसने राजाओं को जन्म दिया है उसको आप माड़ा कैसे कह सकते हैं। जिस मानवता के उस रूप मां ने राजाओं को धरती पर लाई है, वो तो हमारी ऐसी स्रोत है जिससे हमको सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। आपने तो देखा है जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, उसके अंदर में महारानी लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार से एक योद्धाओं की परिभाषा को, शी नॉट फॉट अलोन, शी टुक हर चाइल्ड ऑल्सो टू द बैटलफील्ड। ऐसी जो वीरता है अपने आप में पूरे विश्व के अंदर में बिल्कुल अलग है। मेरे को तो कभी कभी गहराई से मैं सोचता हूं, तो जो गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन थी बीबी नानकी जी, शी वॉज द फर्स्ट वन who realized and made people realize the divinity in Guru Nanak Dev Ji. इनफैक्ट ऐसा लगता है कि ये हमारी महिला, हमारी बहनें ही हैं जो हमको दे ब्रिंग अप व्हाट वी हैव विद इन आवरसेल्फ। बहुत उदाहरण हैं हमारी सभ्यता के अंदर में। कभी कभी ऐसा लगता है ये जो सुप्रीम सैक्रिफाइस का पार्ट है, जो हमारी भारतीय सेना टेक्स प्राइड, अपने प्राणों की आहुति देना, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो माता गुजरी थी, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जो माता श्री थी जी, जो गुरु तेग बहादुर जी की वाइफ थी, जो 4 साहिबजादों की दादी थी, कॉमन फैक्टर वाज दैट महिला, दैट नारी जी, जिसने अपने पति को, अपने बेटे को, अपने पोतों को ये सबक सिखाया। ये माहौल होता है हर एक परिवार के अंदर में। द फर्स्ट एजुकेटर, फर्स्ट टीचर इज अ मदर। पहला स्कूल का पाठ मां ही पढ़ाती है। तो मैं तो कहूंगा हमारी पूरी सभ्यता को जो पाठ पढ़ाया है, ये हमारे जो पूर्वज, हमारी माताएं थी, उन्हीं ने ही समझाया है। सर, आपने बहुत ही खूबसूरती से हमारी ऑडियंस को बताया कि जो हमारी देश की महिलाएं हैं, उन्होंने कितनी वीरता से इतिहास में हमारे देश को अपने शौर्य, बल और साहस से एक नई दिशा दी है। सर, इसी से मेरा लगता हुआ आपसे एक सवाल है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो आजकल हम कहते हैं जेन जी, तो क्या आपको लगता है कि उन्हें इन कहानियों को, इन महिलाओं के योगदान के बारे में पढ़ना चाहिए? क्या इससे समाज में, उनकी सोच में कुछ बदलाव आएगा? अंकिता जी, आपने बहुत सुंदर बात कही है कि सबसे पहला पाठ तो आप खुद ही पढ़ना पड़ता है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ अपनी जीवन का खुद का एक पाठ। हमारे परिवार के अंदर में, हमारे घर में मेरे पिताजी फौज में थे जी। हम 4 बहनें और 3 भाई थे जी। जब मेरा जन्म हुआ उससे पहले ही मेरी 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। अच्छा। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माताजी बीमार हो गए, एंड जो तीसरी सिस्टर थी, शी ब्रॉट मी अप, और वो मेरे को एकदम अपने बच्चे की तरह उन्होंने मेरे को बड़ा किया। हर एक संडे को, हमारा जो गांव है वो अमृतसर गुरुद्वारे से 30 किलोमीटर दूर है, हर एक संडे को वो मेरे को नहला धुला के, फ्रॉक डालकर, सोने का टिक्का लगाकर, हार डालकर मेरे को गुरुद्वारे लेके जाती थी। हमारा गांव वो छोटा सा था जी। और काफी सैनिक भी थे जी। लेकिन एक भी उसमें ऑफिसर नहीं था। ओके। तो मेरी जो बहन है जिसने मेरे को पाला था बचपन में, तो मेरे को बोलती थी, ए मेरा भरा कैप्टन बनूंगा। तो मैं जब गुरुद्वारा साहब जाता था, मेरी प्रभु से एक ही रिक्वेस्ट थी, मेरे को कैप्टन बनाना।
लेकिन इसकी मोटिवेशन मेरी सिस्टर मेरे सिस्टर को से करती मिली है। थी, और भगवान ने उनकी मेहनत, हम्म वो प्रेयर्स, वो सुनकर मेरे को एक दिन हम्म 3 स्टार जनरल बनाया। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर हमको सीखना है, हम्म जीवन में आगे बढ़ना है, बिल्कुल। पहले अपनी माता से, हम्म अपनी माँ से सीखना चाहिए। आज मैं बहुत एक टचिंग सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी माननीय सर। प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान इतना सुंदर शुरू किया, एक पेड़ माँ माँ के के नाम। नाम। मैं ना, पूरा जिंदगी हमने जी लिया है, बिल्कुल। जब भी डॉक्यूमेंटेशन होता था तो उसमें एक ही सवाल होता था, हम्म सन ऑफ, पिताजी का नाम लिखते या थे। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक था कि कहाँ मैं अपनी माँ का नाम लिखूं, क्योंकि जब भी जिंदगी में डर लगा है तो माँ ही याद आई है। जब भी बहुत कठिनाई में गया हूं मैं, क्योंकि मैं तो फौजी रहा हूं, इन्फेंट्री ऑफिसर था, जब भी ऐसा लगा कि अभी अंत समय आने वाला है लड़ाई के अंदर में, तो अपनी माँ को ही याद किया। हम आपस में भी कहते हैं ना, देखो नानी याद दिला दूंगा, हाँ। है ना। तो मेरे को लगता है हाँ जी। माँ, बहन, नानी, दादी, और आज तक जो दादी की कहानियां भूलती नहीं है। नहीं भूलती। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो दादी ने कहानी सुनाई थी, हम्म जो सुनाते थे बचपन में, जी। तो उनका जो सबक था, उनका हम्म जो लेसन लर्न था, हम्म दैट हैज बीन द बिगेस्ट लर्निंग। बिल्कुल। उन्होंने नर्चर किया हमारी सोच जी, को। उस जमाने के वो गूगल थे। एब्सोल्युटली। और जैसे मेरी नानी थी, तो जब भी पैसे की जरूरत पड़ती थी तो नानी के पास जाते, वो पता नहीं कहाँ से निकालती थी। कोई ऐसे मर्तबान है, कोई डब्बा है, कोई ये है, कोई वो कोना है, बट शी वाज द फाइनेंसर ऑफ द हाउस। एब्सोल्युटली। सो मेरे को ऐसा लगता है कि शिक्षा का जो आधार है वो महिला ही है। दैट्स द फर्स्ट स्कूल। जी। अगर आपको सीखना है तो माँ, बहन, हम्म आई थिंक वहीं से सीखने की जरूरत है। आई एग्री सर। और जैसे सर आपने कहा कि आपकी सिस्टर आपको गुरुद्वारे लेके जाती थी, तो इसी के कंटेक्स्ट में मेरा आपसे अगला सवाल है कि मैंने जितना भी आपको करीबी से जाना है, आपसे जितनी बार मुलाकात हुई है, मैंने हमेशा जाना है कि आपका ईश्वर के प्रति एक अलग ही जुड़ाव है। और चाहे वो कोई भी धर्म हो, आप सभी धर्मों को एक साथ, एक समान भाव में देखते हैं। भगवान से आपका कनेक्शन ना केवल आपको एक स्पेशल ह्यूमन बनाता है, बट जो आपके आसपास लोग होते हैं उनमें भी एक रोशनी, एक ऊर्जा भर देता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या एक आध्यात्मिक इंसान या एक अध्यात्म इंसान में बेटर होने का, एक मानवतावादी बनने का, ज्यादा संवेदनशील होने का एहसास भरता है? ये आपने सचमुच बहुत गहरा सवाल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब प्रकृति की देन हैं। ऐसा लगता है ये पूरा ब्रह्मांड का खेल है। ऐसा लगता है कि हमको ब्रह्मांड से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। उसी ब्रह्मांड ने धर्म, आस्था, सोच, विचार और धारणा बनाई है। जी। लेकिन सबसे बड़ी जो धारणा है वो ब्रह्मांड की धारणा है। वो सनातन की वो एक सोच है जो बहुत गहराई में हिंदुत्वता की सोच है, जिसमें ब्रह्मांड की सोच को जागृत किया जाता है। जी। ये प्रैक्टिसेस हैं, वेरियस पाथ्स ऑफ लर्निंग, वेरियस पाथ्स ऑफ रियलाइजेशन, कि आप इस धर्म क्या है, उस धर्म क्या है। लेकिन हर एक धर्म की जो आस्था है, उसकी जो सिखलाई है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो धर्म है ना, वो मानवता मानवता है। है, बिल्कुल सर। अगर आप मानवता को समझ गए, अगर आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बन गए, तो मुझे लगता है कि आपका धर्म इज परफेक्ट। तो मैं इसीलिए एक बार फिर इसी पॉइंट पे आता हूं कि मानवता का सबसे बड़ा पाठ कौन सिखाता है? मां सिखाती है। मां इज द बिगेस्ट गिवर इन दिस एंटायर यूनिवर्स। मां ने कभी भी आपसे कुछ मांगा नहीं है। मां तो सिर्फ देने वाली है। और इसलिए मुझे लगता है कि मां खुद हम्म एक धर्म है। मां एक खुद आस्था है। और एक और बात है कि फौज में आमतौर में बहुत रिस्की लाइफ होती है। पता नहीं लगता है कि किस सिचुएशन के अंदर में क्या हो।
और एक फौजी तो ये जो वर्ड होता है ना सोल्जर, जी। SOLDER, पहला वर्ड होता है सोल्ड। इसका मतलब यू ऑलरेडी सोल्ड योर सेल्फ टू योर नेशन। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, जी। राष्ट्र की सिक्योरिटी के लिए यू सोल्ड योर सेल्फ, बिकॉज आपकी माँ ने आपको ये सिखाया है कि पूरी मानवता की सेवा करो। आज न जाने क्यों आपके हर एक क्वेश्चन मेरे को माँ की तरफ लेके जा रहा है। और माँ का जो सबसे बड़ा रूप होता है ना, वो बेटी होती है। कभी कभी ऐसा लगता है, मैं एक अपने इमोशनल कर दिया सचमुच। मेरा पहली जो संतान है वो बेटी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि माई डॉटर इज द डिवाइन गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड टू मी। जब मैं तो बहुत छोटा था, 10 साल का था, तो आई वेंट टू सैनिक स्कूल, बोर्डिंग में चला गया। फिर सैनिक स्कूल, NDA, IMA, उसके बाद पूरा इसी प्रकार फौजी एनवायरनमेंट में रहा। तो मेरे को ये जो महिला, नारी, उनकी शक्ति, उनकी विजडम, उनका इंटेलेक्ट, उनका धैर्य मेरी वाइफ ने सिखाया है। उनके थ्रू आई लर्न। और जब मेरी पहली बेटी हुई तो शी by a natural process taught me this emotionality. Or I would like to share with you, शादी से पहले I didn't have that, I don't know how to express it, but वो एक अंडरस्टैंडिंग है वुमेन। माँ से सीखा है, लेकिन सबसे ज्यादा सीखा है मैंने अपनी पत्नी से और अपनी बेटी से भी। क्योंकि माँ जिसने सब कुछ दिया, लेकिन परिवार, जीवन, इसका जो सबसे बड़ा अध्याय था वो पत्नी से सीखा। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, मेरी पत्नी ने LLB किया है, लॉ किया है। और जब वो यूनिवर्सिटी में थी तो उस वक्त में स्टूडेंट लीडर भी थी जी। तो ना केवल वो महिला थी, एक लॉयर भी थी और एक स्टूडेंट लीडर भी थी जी। मैं तो डर डर के सीखा ये बात। मैं मिल चुकी मैम से, तो आई कैन इमेजिन। सर, आपकी जिंदगी एक इंस्पिरेशन है, और जैसे अभी आपने कहा कि माँ अपने में धर्म है और एक परमात्मा का रूप है माँ। सर, आपने एक वीर सिपाही, एक उप सेनाध्यक्ष, आपने अब एक राज्यपाल के रूप में आप एक पूरी स्टेट को इंस्पायर कर रहे हैं, और आपकी इस पूरी अद्भुत यात्रा में आपने देश की महिलाओं को विभिन्न रूपों में देखा होगा, एज माता, बहनें, साथ काम करने वाली कलीग्स। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इनमें से महिलाओं की किस भूमिका ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और क्यों? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक रूप ने प्रभावित किया है मुझे। सबसे ज्यादा मैंने 8 काउंटर टेररिज्म की टेन्योर्स की हैं और काफी समय बताया है एक्टिव काउंटर टेररिज्म के अंदर में। मुझे सबसे ज्यादा दुख लगता है जब ये टेररिज्म का जो इफेक्ट है वो एक माँ के ऊपर पड़ता है, जो उसका दुख दर्द होता है जी। जब उसका बच्चा टेररिस्ट बनता है, जहां उसके बच्चे की सुप्रीम सेक्रीफाइस होती है, वो सबसे दुख की घड़ी होती है मेरे लिए। मैंने बहुत बार टेररिस्ट की मां को, जहां एक फौजी की मां को ऐसे इंसिडेंट के बाद देखा है, तो ऐसा लगता है कि उसका पूरा संसार खत्म हो गया है। सो दोस हैज बीन वेरी टचिंग मोमेंट्स ऑफ लाइफ। मैं आपसे एक बड़ी टचिंग बात साझा करना चाहता हूँ जीवन की जी सर। मैं आमतौर पे उसको याद नहीं करता हूँ, क्योंकि याद करके मुझे बहुत दुख सा होता है। हुआ क्या कि हम श्रीलंका में थे जी। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के लिए गए थे जी। तो एक दिन हम कोस्टल एरिया के पास में ऑपरेशन कर रहे थे जी। मौसम बहुत खराब था, गर्मी थी और थोड़ा ह्यूमिड भी समय था उस वक्त में। ऑपरेशन काफी मेहनत की थी लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। तो ऐसा हम वापस आ रहे थे तो थके भी हुए थे, तो हम एक घर के पास में रुके। तो वहां घर के बाहर एक लड़का खड़ा था, 10 साल का 15 साल का होगा बच्चा। तो मैं उससे बात करने लग गया। तो जैसे अच्छा लगता है बच्चों से बात करना, यू फील रिलीव्ड एंड। तो उसी वक्त में उसकी माँ बाहर आई और मेरे को उसके बच्चे से बात करते हुए
देखकर बड़ी खुश हुई और उन्होंने कहा कि आप चाय पियेंगे। उस वक्त मैं बहुत थका हुआ था। आई थॉट इट वाज अ डिवाइन गिफ्ट कि उस वक्त पे गर्म चाय मिलेगी। तो शी सेड कम इन द हाउस। तो उनका बच्चा भी था, उन्होंने चाय बनाई। तो आई वॉज एक्सीडिंगली हैप्पी। दिल से, आत्मा से उनको आभार प्रकट किया। तो आई आस्क्ड व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग। आई सेड ही मस्ट ग्रो टू बी, उसको पढ़ाइए, उसको ये कीजिए, ही मस्ट ग्रो टू बी ए गुड जेंटलमैन। तो ये सब करने के बाद में थोड़ा बच्चे को आशीर्वाद, थोड़ा पैसा, थोड़ा गिफ्ट दिया क्योंकि उन्होंने चाय पिलाई थी। देन वी केम आउट। आई वाज वेरी थैंकफुल। सोने से पहले भी मैंने उनको याद किया और थैंक्स किया। एक हफ्ते के बाद में फिर वहां पर एक ऑपरेशन था, उस गांव से फिर गुजरना था। तो उस गांव से जब हम गुजरे तो हम थोड़ी देर रुके। तो एक उसी गांव का एक आदमी आया। उसने कहा, सब आप एक हफ्ता पहले भी एक ऑपरेशन के लिए आए थे ना? मैंने बोला जी। आई सेड गुड दैट यू रिकॉग्नाइज मी। ही सेड सर, आपने जिस घर के अंदर में बैठकर चाय पी थी, वो टेररिस्ट आए थे और उन्होंने उस लेडी को जान से मार दिया था। मेरे को इतना दुख लगा, मैं क्यों रुका, क्यों उनके साथ में चाय पिया और क्यों उनको ये सजा मिली। तो कभी कभी ऐसे बड़े टचिंग से इंसिडेंट होते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं। एक बार हम ऑपरेशन के लिए गए, जंगलों में ऑपरेशन था, बहुत मुश्किल ऑपरेशन था। 3 दिन का ऑपरेशन था और वहां जंगल के ऑपरेशन में बहुत यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। एक एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाते हैं, ग्रेनेड लगाते हैं, किस वक्त कहां से फायरिंग हो जाए पता नहीं लगता है। तो पहले भी ऑपरेशन में काफी कैजुअलिटीज भी देखी थी। तो 3 दिन का ऑपरेशन हुआ, बहुत मेहनत की, कुछ नहीं मिला। और फिर हम जंगल से वापस आ रहे थे अपनी पोस्ट की तरफ में। जब जंगल से बाहर निकले तो हम थोड़ा तेज चल रहे थे। तो हमने एक हट के पास रुके। वहां एक यंग महिला थी, वो अपने बच्चे के साथ में थी, उन्होंने गोद में उठाया हुआ था। तो आई थॉट आई विल वेट फॉर अदर्स टू ज्वाइन मी। तो आई डिडंट नो द तमिल लैंग्वेज वेल, पर मैंने इंडिकेट किया कि बच्चे को नीचे रखिए। मैं बच्चे के साथ खेलने लग गया। मैंने ऐसे कंचे कंचे खेलते हैं ना, पत्थर को फेंका, वो रिस्पॉन्ड कर रहा था। तो बच्चा बड़ा खुश हो रहा था, मेरे को अच्छा लग रहा था। और मेरे को उस वक्त अपनी बेटी की भी याद आ रही थी। तो आई वाज एंजॉयिंग प्लेइंग विद द चाइल्ड, यू नो। तो फिर बाकी जवान आके मिले, तो उसमें एक तमिलियन लैंग्वेज जानता था। तो मैंने उसको बोला, आप इस महिला से बात कीजिए, ये कुछ कहना चाहती हैं। तो उसने बात किया। तो महिला ने कहा, उन्होंने कहा कि आपका अवसर बहुत अच्छा है, मेरे बेटे के साथ में ये खेल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आई सेड प्लीज टेल हर दैट आई एम आल्सो वेरी हैप्पी आई प्लेड विद द चाइल्ड। अगला सेंटेंस वो लेडी बोलती है कि आई वांट टू हेल्प द ऑफिसर। तो आई थॉट मेरी क्या हेल्प करेंगी वहां पर। तो आई टोल्ड द इंटरप्रेटर, आपसे चेक कीजिए क्या हेल्प करना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि कल शाम को टेररिस्ट एक जगह भाग रहे थे। हाँ जी। और उन्होंने काफी अपना सामान एक झाड़ियों में छुपाया है, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। ओह माय गॉड। तो मेरे को तो लगा जैसे एक देवी ने मेरे को वरदान दिया हो। तो आई सेड प्लीज टेक अस देयर। तो शी टुक अस देयर एंड वहां पर 10 बैग्स सामान के साथ भरे हुए, जिसके अंदर में पिस्टल, ग्रेनेड, आईडी इस प्रकार के थे। मुझे तो ऐसा लगा कि एक देवी है जिसने मेरे को ये आशीर्वाद दिया है। तो मेरे को थोड़ी घबराहट भी हुई, कहीं कोई देख ना ले कि इन्होंने दिखाया है। तो आई इमीडिएटली collected some gift from my side, from our thing, and give it to that lady and to the child. And I said, आप यहाँ से चले जाइए, because अगर किसी को पता लगेगा तो आपके मुंह में हम हो सकता है। और उसके बाद में हमने वो जगह को सर्च करना शुरू किया। और इतना सामान, एक्चुअली हुआ क्या था, जिस जगह में हम गए थे वहां से टेररिस्ट भागकर, ये सब उनका सामान था। फिर मैंने अपने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट किया। जो मेरे ब्रिगेड कमांडर साहब से बहुत खुश हुए, सीओ साहब बहुत खुश हुए। तो रेडियो सेट के ऊपर में फिर उन्होंने पूछा कि यू डन एन एक्सीलेंट जॉब, आपने इतना सुंदर ऑपरेशन किया, इतनी रिकवरी की है, हाउ डिड यू डू इट। तो मैंने उनको बहुत
मासूमियत से कहा, सर यू वांट टू नो द ट्रुथ? ही सेड यस, आई वांट टू नो द ट्रुथ। तो मैंने कहा, सर ट्रुथ ये है कि एक लेडी थी, हम उसके बच्चे के साथ खेल रहे थे, वो बहुत खुश हुई तो उसने हमको ये हाइडआउट दिखाया। सर आपके ना इन सब जवाबों से ना हमारी ऑडियंस इतनी इंस्पायर हो रही होगी। जो मैंने शुरू में बात बोली थी कि जो आपकी सच्चाई है, जो आपकी गुडनेस है, वो आपके हर मिशन में, आपके हर प्रोजेक्ट में झलकती है। और आई थिंक हमारे ऑडियंस इससे इंस्पिरेशन लेके इसी राह पे आगे बढ़ना चाहेगी। सर आप जैसे उत्तराखंड जैसे ह्यूज पहाड़ी राज्य के सेवा दे रहे हैं, जहाँ पर महिलाएं ना केवल घर संभालती हैं पर समाज को भी संभालती हैं। वो खेतों में भी काम करती हैं, जंगलों से लकड़ियां भी लाती हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं और कभी कभी तो पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले ही निभा लेती हैं, वो भी बिना कोई शोर करे। सर ऐसे में मैं आपके विचार जानना चाहूंगी कि उन ग्रामीण महिलाओं के लिए आपके क्या विचार हैं? आपका क्वेश्चन बहुत सुंदर है, क्योंकि ग्रामीण, रूरल, वो पहाड़ों, वो दूर दराज एरिया, वो दुर्गम इलाका, उनके बारे में कौन सोचेगा? ये जो आपने प्रश्न किया है, जो आपके दिल के अंदर में एक भावना प्रकट हुई है कि हु विल लुक आफ्टर आवर रूरल एरिया, और वहां की जो हमारी माताएं हैं उनके बारे में कौन देखभाल करेगा? एक तरफ तो रिवर्स माइग्रेशन ये हमारा मिशन रहता है जी। एक तरफ तो ये जो अर्बनाइजेशन हुआ है, बहुत संख्या में लोग पलायन हो रहा है, प्लान हुआ है, तो जो हमारी माताएं वहां हैं उनकी देखभाल कौन करेगा जी। और मुझे ऐसा लगता है ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और उनके अंदर में भी एक ऐसा स्वाभिमान है कि वो अपने उस घर को, वो अपने आंगन को, वो अपने उस मंदिर रूपी घर को कभी नहीं छोड़ी। मैं अंकिता जी आपको, हमारा एक्चुअली परिवार बदल गया है। मैं आपको एक 4 दिन पहले की बात है, कारगिल दिवस मना रहे थे, तो वहां एनसीसी की बेटियां आई हुई थी। तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यूथ को, बेटियों को, बच्चों को पूछना कि व्हाट्स योर मिशन, आप बड़े होकर क्या बनेंगे? तो उसी प्रकार मैंने इस बेटी को कहा कि आप बड़े होकर क्या बनेगी? यू विल बी सरप्राइज इस बेटी ने क्या कहा। आई वॉज माई सेल्फ सरप्राइज। उसने कहा मैं बड़ी होकर सीडीएस बनूंगी। सो नाइस। एक एनसीसी की बेटी जी सीडीएस बनना चाहती है। दूसरी एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी गया, हम एक हैकाथन कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी। तो एक बेटी ने नया एप्लीकेशन बनाया था, तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क हर व्हाट इज दिस एप्लीकेशन, एक्सप्लेन। तो बात करते करते उसने मेरे को कहा, सर आई लव टेक्नोलॉजी जी। ये दोनों बेटियां उसी मां की संतान है जो गांव में है। ये जो बेटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कहती है कि आई लव टेक्नोलॉजी, ये उसी खेत से, उसी गांव से आई है, लेकिन अभी इनकी एस्पिरेशन इतनी ऊंची है, अपेक्षाएं इतनी ऊंची है। मैं आपको एक और बहुत टचिंग बात बताऊंगा, नाम नहीं बोलूंगा जी। हमने एक वाइस चांसलर साहब की सिलेक्शन की। वाइस चांसलर साहब बहुत सुंदर किया है जीवन में उन्होंने जी। फॉरेन के अंदर में अचीवमेंट की हैं, काफी एंगेजमेंट की है, दिल्ली और कई कई जगह में जाकर उन्होंने कार्य किया, बहुत केपेबल है। और मैंने उनको पूछा कि अपने परिवार के बारे में बताओ, तो उन्होंने बताया कि मेरी माँ बागेश्वर में है। अच्छा। तो मैंने कहा कि आप अपनी माँ को अपने साथ में रखिए ना, ये तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। कहते हैं हम हर बार बोलते हैं लेकिन वो माँ वहां से आना नहीं चाहती है। उसको अपने उस गांव से, उस आंगन से प्यार है। ये जो अपने प्रश्न ही वहां से किया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रभु कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाओ जी। कुछ ऐसा कभी कभी लगता है जिस गांव के अंदर में लोग चले गए हैं, प्लान किया है जी।
उसको घोस्ट विलेज कहते हैं। बिल्कुल। GHOST, उस घोस्ट में से जी को निकाल के उसको होस्ट विलेज बना दिया जाए। सच कहूं तो उत्तराखंड की आत्मा गांव में बसती है, उस आत्मा का उस घर में बसती है जहां पर बुजुर्ग हमारे हैं। ये हमारे पूरे परिवार के लिए चुनौती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ किरणें दिखाई देती हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जब माना गांव गए तो उन्होंने कहा ये अंतिम गांव नहीं है, ये प्रथम गांव है जी। जो हमारे फॉरवर्ड एरियाज में गांव है जहां पर इस प्रकार की माएं हैं। बिल्कुल। लगता है कि उसको अंतिम गांव नहीं करके उसको प्रथम गांव बनाया जाए। अभी वाइब्रेंट विलेज स्कीम्स का शुरुआत की है, बहुत सुंदर सोच है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर में वहां पर किस प्रकार से प्रगति की जाए, किस प्रकार इसी प्रोजेक्ट के लिए, इसी अभियान के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं जैसे गुंजी गया था जी। गुंजी, कुंथी, आदि कैलाश, ये जो ओम पर्वत का इलाका है जी, वहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आता है। ये विलेज है कुत्थी विलेज है, कुत्थी KUTI। एक्चुअली ये KUTI नहीं, कुंती है, लेकिन हो सकता है कि अंग्रेज लोग कुंती में N बोलना उनके लिए मुश्किल है तो वहां से ये है। तो ये माता कुंती के नाम से जो गांव है वहां पर मैं जितने भी महिलाएं पुरुष थे उनसे मिला तो मैंने सबको कहा कि अपना नाम बताइए। बिल्कुल दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है। तो देयर वर अबाउट 40-45 ओल्ड लेडीज इन दैट मीटिंग व्हिच वाज देयर। उन्होंने अपना नाम बताया तो सबका नाम तो पहली बात इतना सुंदर था, जितने भी हमारे माइथोलॉजिकल हमारी सभ्यता के नाम है वो बताए, और सबके अंदर में एक आशा थी कि किस प्रकार से हम उसी इलाके के अंदर में अपनी अर्थव्यवस्था को तैयार करें। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी उस इलाके के अंदर में जिस प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से होम स्टे बनाए हैं आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल, और जिस प्रकार से उन्होंने सॉफ्ट लोन लेकर गाड़ियां खरीदी हैं ताकि टूरिस्ट को होस्ट कर सके। यू नो, ये जो कुंती विलेज है, दे फॉट, उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने प्रोटेस्ट किया BRO के साथ में, DM साहिबा के साथ में, कि ये जो सड़क आप बना रहे हैं ये हमारे गांव के 300 मीटर नीचे से क्यों जा रही है, ये हमारे गांव के बीच में से निकालिए ताकि हम यहाँ रिजॉर्ट बनाएं, चाय की दुकान बनाएं, और इस प्रकार से हम होम स्टे बनाएं। ये जो चिंता है ना कि हम गांव में बैठी हमारी बूढ़ी माँ उसको कैसे मदद करें, मुझे लगता है ये जो होम स्टे है, ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, ये जो वाइब्रेंट विलेज है, ये एक अपनी आत्मा से गांव के साथ में जो लगाव होना चाहिए उससे आ सकता है। लेकिन इस क्रांति में हम सबको शामिल होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, और जैसे आपने कहा कि जो हमारी जड़ों से जो हम जुड़े हैं उसी से बदलाव आएगा, बिकॉज वो जो पैशन है वो वहीं से आता है। सर जैसे आपने एजुकेशन की बात, मैं आपसे एक सवाल करना था। जी सर बिल्कुल। कि जब भी मैं यूनिवर्सिटी में आता हूँ, जी सर, यू हैव आपकी मैनेजमेंट, आपकी लीडरशिप, आपका जो विजन है, आई एम डीपली इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। आपने जिस प्रकार एक स्कूल को बनाया है, सेंट एन्स है नाम उसका, एन मैरी स्कूल, हाँ जी, जैसे आपने बनाया है, जैसे बदलाव वहां किया है, जी सर, जिस प्रकार से आपने हेल्थ सिस्टम को एक बहुत सुंदर तरीके से उभारा है, जी सर, मेरे को तो आप में एक वेरी सक्सेसफुल लीडर, आई वांट टू नो व्हाट इज योर मिशन इन लाइफ। सर हमारे यहाँ, हमारे घर में हमें यही शिक्षा दी गई है कि यू शुड नॉट लिव जस्ट फॉर योर ओन सेल्फ, यू शुड लिव फॉर अदर्स, नॉट फॉर सेल्फ अलोन। अपने लिए जिए तो मैंने क्या ये आपकी मम्मा में ये चीज देखी है, शी इज ऑलवेज वरीड अबाउट अदर पीपल। जी, मैं उनके लिए क्या कर दूं, उनकी सेवा कैसे कर दूं, गिवर। जो आपकी यूनिवर्सिटी में कार्य करते इनकी मदद कैसे करता। आई हैव सीन दिस इन अ, वो कहते हैं ना कि जो देता है वो देवता है, तो कितना सुंदर कहा है, जो देता है वो देवता है। वाहे गुरु। ऐसे हिंदी में भी जब हम लिखते हैं देता, बीच में वाह डालना है बस, देवता। ये दिस लाइन इज वेरी
very very core to our belief, and that is the teaching of my father also. आपने अपने पिताजी से क्या सीखा है, मेरे को बताइए। सर वो तो ही इज अ लेजेंड इन हिमसेल्फ, वाहेगुरु। और फ्रॉम द हम्बल बिगनिंग फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, ही इज अ सेल्फ मेड मैन। उन्हें कभी फैमिली से कुछ नहीं उन्होंने लिया। उन्होंने जो अपने लाइफ में हासिल किया है वो अपने श्रम, अपने परिश्रम से हासिल किया है। आपके पिताजी की एक बात मेरे को बहुत सुंदर लगी, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, धैर्य पथ। उन्होंने जब बचपन में स्कूल जाते थे जी सर। तो साथ में घर से दूध लेके जाते थे बेचने के लिए। जी। फिर उन्होंने शुरू किया अगरबत्ती बनाने से। फिर वो हिमाचल में गए, वहां से सीख के आए एप्पल कल्टीवेशन। बिल्कुल। और फिर वहां से शुरू किया है, और आज उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने पिता से ये धैर्य शब्द को सीखा है, संघर्ष को सीखा है। सर मैंने उनसे यह सीखा है कि धैर्य बहुत बड़ी शक्ति है। जिसके पास धैर्य होता है ना, उसके पास सब कुछ आ जाता है। आप धैर्य रखो, परमात्मा आपको सब कुछ देगा। यू शुड हैव फेथ इन गॉड, इन योर श्रम, कि आप क्या मेहनत कर रहे हो। कर्म योगी बनो, फल की इच्छा मत करो, काम करते जाओ। काम करने से कभी कोई घिसता नहीं, आप और पॉलिश होगे, आप और रिफाइन होगे। यू नो अंकिता, जो आप बोल रही है ना जी, for any elder, it's a matter of a great pleasure जब हम हमारी बेटियां इतना गहरा बोलती हैं। then one thing is definite कि हमारे भारत को विश्व गुरु बनने से, विकसित राष्ट्र बनने से, सुरक्षित राष्ट्र बनने से, आत्मनिर्भर भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस परिवार में ऐसी बेटियां हैं, जिस समाज में ऐसी बेटियां हैं, जिस राष्ट्र में, मेरे को तो ऐसा लगता है कि क्या जादू हो, क्या क्रांति आए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो कि हमारी बेटियां आर एबल टू एक्सप्रेस देयर विजडम, इंटेलेक्ट और कर्म योगी बनकर हमारे कार्य करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट अभी शब्द के रूप में नहीं है। कभी कभी लगता है हमारी डेवलपमेंट विल डेफिनेटली बी वुमेन लेड, एंड आई कैन सी इट इन यू। थैंक यू सर। आपको ये लीडरशिप को अपने हाथ में पकड़ना है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमारे समाज में क्राइम जब होते हैं जी, जब हमारी बेटियों को गलत माइंडसेट से, गलत सोच से देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनको किस प्रकार से सुधारें। जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं हमारे एनसीसी की बच्चियों को देखता, जब मैं एनएसएस की बच्चियों को देखता, जब मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर में उन गोल्ड मेडलिस्ट को देखता, तो मुझे लगता है कि अभी हमारी बेटियों के अंदर में वो कॉन्फिडेंस है कि दे विल नॉट टॉलरेट, दे विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग रॉन्ग इन द सोसाइटी। वो अपना मार्ग, बिल्कुल, वो अपना कर्म, वो अपना कार्य चूज करे। आई फील वेरी प्राउड, इमोशनल भी हो जाता हूं मैं इस बात से। स्लोली एंड स्टेडली चेंजेस आर कमिंग। अब बदलाव आ रहे हैं, और जैसे आपने यूनिवर्सिटी को मेंशन किया कि कॉन्वोकेशन में महिलाएं गोल्ड मेडल ला रही हैं, मतलब हमेशा जो टॉप पोजीशंस होती हैं इन एजुकेशन सेक्टर, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम देयर, सो आई हैव ऑलवेज सीन वुमेन्स शाइनिंग। सर आपके नजरिए में एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है महिला सशक्तिकरण के लिए? ये कंप्लीट रोल प्ले करती है जी, क्योंकि एजुकेशन से क्या होता है कि किताब से, इंटरेक्शन से, संवाद से यू अंडरस्टैंड अदर्स परसेप्शन। जी। जब आप बाकियों की परसेप्शन को सुनते हैं तो अंदर में एक जागरूकता होती है, अवेयरनेस आती है। हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम पता क्या है? जी, हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम है वी डोंट नो आवर सेल्फ वर्थ। हमको अपनी सेल्फ वैल्यू नहीं मालूम है। हमारे खुद का एक होता है ना आत्म सम्मान, वो मालूम नहीं है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एजुकेशन, इंटरेक्शन, संवाद, ऐसा माहौल जहां पर पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, डायनामिज्म हो, वहां से यू कम टू रियलाइज व्हाट यू आर। आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे समाज में
आपस में हमारे घर, हमारे रिश्तेदार, हमारा पीयर प्रेशर हमारे ऊपर में तंज कसता है, हमको उभरने नहीं देता है। वो फ्यूडलिस्टिक भावना होती है। पड़ोसी कोई ऐसे कमेंट कर देगा, एकदम पूरा कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक अपने अराउंड योर ओन सेल्फ यू गो टू क्रिएट ए डिफेंस, एक सिक्योरिटी सी करनी पड़ती है कि जो मैं अंदर में सोच रहा हूं, सोच रही हूं, आई विल बिलीव दैट। मेरे को ना सच कहूं, जब मैं कर्नल था तो बनबसा में मैंने पलटन कमांड की, नेपाल के बॉर्डर के पास में है। तो जहां आसपास के स्कूल में अगर कोई लड़की स्कूल से ड्रॉप आउट करती थी तो मुझे बहुत डर लगता था कि ये जो बेटी है जो स्कूल से ड्रॉप आउट कर रही है, कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का टारगेट ना हो जाए, बिल्कुल, कहीं कोई इसको एक्सप्लॉयट ना करे। हमको अपने समाज में, अपने शासन सरकार के अंदर में ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे सिस्टम, ऐसे विजिलेंस, ऐसी अलर्टनेस, ऐसी इंटेलिजेंस को करने की जरूरत है कि हम अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट कर सके इन चैलेंजेस। समाज के अंदर में एक और चैलेंज है, कभी कभी ऐसा लगता है ये लड़कों में ज्यादा है जी। शराब का पीना, सिगरेट का पीना, ड्रग्स और सोशल इविल्स के अंदर में, इससे हम अपने आप को कैसे बचाएं जी। क्योंकि किसी भी माता के लिए, मां के लिए सबसे बड़ा दुख होता है जब उसका बेटा इन सब चीजों में हो जाता है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, मैं टेहरी गया तो वहां मैं महिलाओं से संवाद कर रहा था, तो एक महिला छोटी सी थी वो जी, लेकिन अंदर से एकदम शेरनी थी। उसने मेरे को बोला, दहाड़ के बोला मेरे को, राज्यपाल जी आप यहां बैठे हुए हैं, आप किसी दिन आना यहां पर, शाम को जो शराब वाले हैं, ड्रग वाले हैं, वो घूमते हैं जी। उसके अंदर में इतनी आग थी, इतनी ज्वाला थी, अगर उसके पास में AK-47 होती वो सबको उड़ा रही इतनी ज्वाला थी उसके अंदर में। तो ये जो समाज की चुनौतियां हैं, ये सचमुच हमको बहुत चैलेंज कर रही हैं, और मेरे को लगता है कि इसका सोल्यूशन खुद ही निकालना पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें, उनके अंदर में द क्वांटम ऑफ विजडम, इंटेलेक्ट और एक समाधान ढूंढने की शक्ति अलग है। I think they will find a solution. Only thing is that they got to get focused with it. Definitely, sir. And आपके I'm a personal big fan. आपकी एक जो वर्ड प्ले आप करते हैं अपने आंसरों में, उसकी मैं बड़ी फैन हूँ। और ऑडियंस को जो आपने अभी अपने आंसर में बड़ी खूबसूरती से बताया कि आपका अराउंड इकोसिस्टम ऐसा रखें जिससे आपको ऊर्जा मिलती रहे, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहे। जैसे कि हमें हनुमान जी की कहानी में पता चलता है कि उनको उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया गया। जब उनको उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया तब उन्हें समझ में आया कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं। अंकिता जी, आपने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है। आपने हनुमान जी का जिक्र किया है। पहली बात तो हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर हैं। जब भी संकट होता है वहां से छुड़वाने के लिए वही हैं जो करवाते हैं। मैंने रिटायरमेंट के बाद में 8 महीने हनुमान चालीसा के ऊपर रिसर्च की। ऐसे ही मेरे को आई वांटेड टू फाइंड आउट मोर। तो मेरे को अंत में समझ ये आया कि हनुमान का मतलब है, हनु मीन्स बिग और मान मीन्स सोच। बड़ी सोच, इतनी बड़ी सोच कि आप सूरज को भी उगल ली। इतनी बड़ी सोच कि आप पूरे पहाड़, संजीवनी पहाड़ को अपने हाथ के ऊपर उठा ले। इतनी बड़ी सोच कि अगर आप अपना सीना चीरे तो उसके अंदर में आपके प्रभु के दर्शन हो जाए। इतनी बड़ी सोच कि आप एक छोटे बच्चे की तरह अशोक वाटिका में करें। इसका मतलब आपकी सोच का जो स्पेक्ट्रम है, रेंज है, वो इस प्रकार होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोच, विचार और धारणा में हमारी महिलाएं, उनका विजडम, उनका इंटेलेक्ट बहुत ऊंचा है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सेल्फ परसेप्शन, अपनी सेल्फ सिक्योरिटी, आपका सेल्फ डिफेंस, उसकी परिभाषा आप खुद लिखें। इनफैक्ट मैंने तो पिंक पगड़ी डाली है। आपको तो याद होगा वो पिक्चर पिंक, जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने कहा था नो मीन्स नो। बहुत सुंदर मैसेज दिया था जी।
और मुझे ऐसा लगता है कि वो समय आ गया है जब वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक शब्द, एक रिटोरिक, एक नारा नहीं होकर। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने पूरे वातावरण को चेंज किया, इकोसिस्टम को चेंज किया। देखिए, जिस प्रकार से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू हुआ है, हर महिला को एक लखपति बनने का एक सोच विचार मन में आया है। जिस प्रकार से जन धन योजना, ये हर एक का अकाउंट खुला है, हर एक को उस अकाउंट के अंदर में किस प्रकार वृद्धि हो, उसकी एक सोच आई है। जिस प्रकार उज्ज्वला योजना आई है, पहले घर में खाना बनाते हुए किस प्रकार से उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता, उनकी आंखों के साथ में, ब्रीदिंग सिस्टम के साथ में, उसमें बदलाव आया है। और सबसे बड़ा टचिंग जो बात है ना, वो है स्वच्छता की। ये जो टॉयलेट्स बनाए हैं, इससे एक्चुअली अगर आप कैलकुलेट करो तो पूरा एनवायरनमेंट बदला है। इट्स अ रेवोल्यूशन। मैं पहले स्कूल ड्रॉप आउट्स जी सोचकर भी इतना खराब लगता है कि किस स्थिति में हम थे। बिल्कुल। और ये जो सोच थी, हम अपनी महिलाओं को किस प्रकार से सचमुच एम्पावर करें। जो पार्लियामेंट के अंदर में डिसाइड किया रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन 33%, 30% का जो किया, सोच तो हुई। बिल्कुल। जो पंचायत के अंदर में 50% जो रिजर्वेशन का है, मुझे ऐसा लगता है भविष्य में 3 चीजें हैं। मैं सदा ही 3 चीजों के बारे में बात करता हूं, क्योंकि मुझे शिव जी में बहुत विश्वास है। 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पहला वुमेन, दूसरा यूथ, और तीसरा टेक्नोलॉजी। ये पूरी स्थिति को बदलाव करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। एंड दिस विल बी द रीजन फॉर 2047, जहां पर हम विकसित राष्ट्र, सुरक्षित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु की तरफ जाएंगे। और इसके अंदर में जो वुमेन का, ये जो वर्ड वुमेन है ना इंग्लिश में, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मुझे मालूम है सर, आप पर दर्शकों को जरूर बताइए, फीमेल और वुमेन, ये दो शब्द आपको क्यों नहीं पसंद, हमारे दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे। क्योंकि ये जो वर्ड फीमेल है, उसमें मेल के ऊपर आधार किया हुआ है फीमेल वर्ड। बिल्कुल। और ये जो वुमेन है, ये मेन के ऊपर में किया है। और नारी, नर और नारायण और नारी, वो शक्ति है उन शब्दों में। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम वर्ड एम्पावरमेंट है, उसमें भी MEN मेन है, वुमेन कहाँ है। कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है, ये जो मैनेजमेंट बोलते हैं, पहले मैन लिखते हैं, फिर AG लिखते हैं, फिर MENT लिखते हैं, मैन और मेन। हाउ कैन यू डू मैनेजमेंट विदाउट वुमेन? मेरी तो प्रभु से यही रिक्वेस्ट है कि अंग्रेजों से ना बिल्कुल इस वर्ड को चेंज करवा दो। आई एम गिविंग दिस चैलेंज टू यू ऑल्सो। कि कोई आप सोचिए इंग्लिश का वर्ड, जैसे हम लेडीज कहते हैं, लेकिन वो भी इतना पावरफुल नहीं है जितना होना चाहिए। कोई ऐसा वर्ड चुनिए जो हम दर्शकों से भी पूछ सकते हैं, के बराबर। हम ऐसा करते हैं, दर्शकों से भी पूछते हैं कि कमेंट सेक्शन में कुछ हमें ऑप्शंस दें। सर, जैसे आपने अभी मोदी सरकार की भी बातें करी हैं, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये लोग महिला सशक्तिकरण पे अनेकों पॉलिसीज, नीतियां बना रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर मुद्रा योजना तक। ऐसी कौन सी नीतियां हैं सर जिनसे आप व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, और क्यों? What I am impressed, what I've seen on the ground, not only impressed, जिसका मैंने इम्पैक्ट इफेक्ट रिजल्ट ऑन ग्राउंड देखा है, वो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। उस चीज से हमने मिडिल मैन को एकदम आउट कर दिया है। दूसरा, जन धन मुद्रा योजना, पहले उनका अकाउंट नहीं था, ये अकाउंट दिया है। तीसरा, हमने उनको लोन दिया है। और मुझे ऐसा लगता है ये जो अभी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, ये 3 चीजें हैं जिसने पूरे समाज को एकदम बदल दिया है। यू विल फाइंड इसका जो असर होगा, जिस प्रकार से हमारी महिला और नारियों के अंदर में जो एक परिवर्तन आएगा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि बद्रीनाथ
जी के अंदर में जी लक्ष्मी जी का वास है, बिल्कुल हर एक देवियों का यहाँ वास है, बिल्कुल पार्वती जी का वास है। बिल्कुल तो वी हैव टू बी द लीडर, उत्तराखंड हैज गॉट टू बी द लीडर इन अनलीशिंग द पावर ऑफ द वुमेन इन द एंटायर वर्ल्ड। तो ये अंकिता जी, जी आपकी सब बहनें, जी आपकी सब माताएं, उनकी जिम्मेवारी है कि सर, किस हम प्रकार हम पूरी एक कोशिश क्रांति करेंगे, लेके आए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके विचारों को एक्शन मोड में लाने की। I'll be very deeply touched on जी this. सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, और आपने हमेशा कहा भी है कि ये जब तक जमीनी स्तर पर जनमानस से नहीं जुड़ेंगी तब तक इनका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस योजनाओं को जन मानस तक पहुंचाने के लिए आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए? आपने बहुत टचिंग बात की है। योजनाएं तो बहुत अच्छी बन जाती हैं, लेकिन वो अंत्योदय तक नहीं जाती हैं। वो जो समाज की आत्मा है, जो रूरल एरिया, जो पहाड़ हैं, जो सबसे गरीब है, जो सबसे वृद्ध है, सबसे कमजोर है, उसके पास नहीं जाती हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए एक क्रांति ही करनी पड़ेगी, और क्रांति का वो समय आ गया है। लेकिन वो क्रांति करने के लिए टेक्निकली सबसे सुंदर बात है डिजिटाइजेशन, जी यूजिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन है, जी इसके अंदर में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत सुंदर है। जी इसके अंदर में जो मिडिल मैन है वो एकदम गायब हो जाता है, और किसी भी योजना को जमीन पर उतारने के लिए मिडिल मैन वॉज द बिगेस्ट कल्प्रिट। मुझे ऐसा लगता है जितना हम डिजिटाइजेशन में जाएंगे, जी जितना ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएंगे, जितना ही गति शक्ति के अंदर में जाएंगे, बिल्कुल जितना ही हम अपने रूरल एरिया के ऊपर में करेंगे, वर्क करेंगे। आई थिंक दैट इज द वे टू गो अबाउट इट। प्रैक्टिकली तो वही है। और वी गोट टू बी बहुत सख्ती के साथ में जो करप्ट, जो इनएफिशिएंट मिडलमैन है, जहां कार्य करने वाले हैं, उनके साथ में हमको सख्ती बहुत जरूरी है। एक महिला होने के नाते मेरा आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न है जो कि हर महिला के दिल से जुड़ा है, एंड दैट इज वुमेन सेफ्टी। हम आजकल बातें करते हैं मॉडर्न थिंकिंग की, सक्सेस की। हम कहते हैं हमारी महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं, बिजनेस और टेक्नोलॉजी में कमाल कर रही हैं, सेना में शामिल हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर हमारा मन बड़ा विचलित हो जाता है जब हम ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं कि छात्राओं का स्कूल जाते हुए उनके संग छेड़खानी, या नौकरी करने वाली महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पे असुरक्षा की भावना, या किसी छोटी बच्ची के साथ ज्यादती। तो मन जब ऐसी खबरें सुनेंगे तो बड़े ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर, तो आपको क्या लगता है कि वुमेन सेफ्टी को लेके हमारे समाज में, हमारे राज्य में क्या परिवर्तन आने चाहिए? ऐसा क्या चेंज लाना चाहिए कि हर एक नारी अपने घर से बिना डर के बाहर जा सके? बहुत चुनौतीपूर्ण सवाल किया है आपने। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपनी महिलाओं को, हम अपनी बेटियों को, हम अपनी बच्चियों को कैसे सिक्योरिटी दें। देखिए, ये जो वर्ड सिक्योरिटी होता है ना, अगर SE हटा दें तो क्योर आ जाता है। इसका क्योर क्या है? पहला क्योर तो है नॉट एक्सेप्टिंग दिस स्टूपिडिटी एट ऑल। हमको टोटल रूथलेसनेस विद द कल्प्रिट एंड विद द क्रिमिनल्स करने की जरूरत है। ऐसा स्पेसिमेन, ऐसा उदाहरण बनाने की जरूरत है। हम कभी कभी जब टेररिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस। मैं आपको, जैसे मैंने 12 साल कश्मीर के अंदर में काउंटर टेररिज्म के अंदर में हिस्सा लिया है, तो एज ए सैनिक एक बात बिल्कुल क्लियर थी, वो टेररिस्ट पाकिस्तान से आया है तो मरेगा, जीरो टॉलरेंस है, ही विल बी एलिमिनेटेड। उसी प्रकार जो हमारी बच्चियों के साथ, जो हमारी बेटियों के साथ, जो हमारी महिलाओं के साथ में इस प्रकार की घिनौनी हरकत करते हैं, उनके साथ तो वी गॉट टू बी रूथलेस। एक बार क्रिमिनल आइडेंटिफाई होता है तो उसके बाद में कोई पॉलिटिक्स,
कोई रहम, कोई सॉफ्ट पेडलिंग, देयर इज नो स्कोप। मुझे लगता है कि बहुत सख्ती की जरूरत है। मैं आपसे एक, पता नहीं साझा करूं कि नहीं करूं। एक बार क्या हुआ, मैं यूनाइटेड नेशन में ईरान में था, तो हम पेट्रोलिंग करके वापस आ रहे थे, तो रास्ते में काफी लोग इकट्ठे हुए पड़े थे और हमने चेक किया क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि कुछ ड्रग पैडलर्स हैं और जो शासन वाले हैं वो इनको फांसी दे रहे हैं। खुले आम उन्होंने एक बड़ा क्रूड टाइप फांसी के लिए एक गाड़ी, एक क्रेन और 3 जो ड्रग पैडलर थे उनको बड़े ही रॉ तरीके से उन्होंने फांसी दे रहे थे। कोई बहुत लोग वहां खड़े थे, हमको भी बोला कि आप भी देखिए। तो दिल में बहुत खराब लगा कि कितने क्रूड तरीके से ये फांसी दे रहे हैं इनको। फांसी देने के बाद में भी उनकी बॉडी झुलसती रही ऐसे करके। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी लगा कि इन्होंने कितना घिनौना क्राइम किया था। वो ड्रग आने वाली नस्लों को खराब कर देंगे। उस बच्ची का बलात्कार, उस बच्ची के साथ में घिनौना कार्य, उस महिला के साथ, इसका मतलब कि उस बच्ची के आने वाली जो जनरेशन थी उन सब के साथ में इतना बड़ा अन्याय हुआ है। आई थिंक सेम वर्ड जो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जीरो टॉलरेंस, नॉट एक्सेप्टेबल। ये बिल्कुल आपने बहुत गहरा सवाल कर दिया, वो भी पुराने फौजी से जी। तो ऐसा सवाल आपको एकदम, इट शेक्स यू। हमको एज ए सोसाइटी कोलेक्टिव सोच का भी थोड़ा इलाज करना पड़ेगा। एक साइकोलॉजिकल, कोलेक्टिव साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी सोच विचारधारणा कहीं गलत तो नहीं जा रही है। हम कहीं अर्बनाइजेशन से, कहीं अपने जो परंपरा, जो सिद्धांत, एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, वहां से कहीं गिर तो नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है अंकिता जी, और मुझे लगता है इसमें हम सब की जिम्मेवारी है। और मैं तो प्रभु से यही अरदास करूंगा, यही वंदना करूंगा, प्रेयर करूंगा कि प्लीज हमारी बच्चियों को, बेटियों को, महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण दीजिए जिसमें वो जी सके, बिल्कुल, जिसके अंदर में वो खुश रह सके, जिसके अंदर में वो समृद्धि और एक परिवार, एक समाज, एक राष्ट्र, एक मानवता का आनंद उठा सके। बिल्कुल सर। सर इसी वुमेन सेफ्टी से ही लगता हुआ एक और मेरा बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपसे। आप पुरुषों को क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली एक ऐसे समाज में जहां अभी भी एक पारंपरिक सोच रहती है, जहां वुमेन सक्सेस को एक बाधा के रूप में देखा जाता है? आपने बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया। पुरुषों को क्या कहना चाहेंगे जी? आपने मेरे को पावर भी दे दी है कि मैं पुरुषों को क्या बोलूं। बिल्कुल। तो मैं तो पुरुषों को यही बोलूंगा कि अपनी मां को याद करो, अपनी बहन को याद करो, अपनी नानी और अपनी दादी को याद करो, जहां से आपने जन्म लिया है, जिस मां ने आपको जन्म दिया है, उसको सोचिए। हम तो अपने धरती को माता कहते हैं, हम तो अपने राष्ट्र को माता कहते हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेगेटिव साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, इनको करेक्ट करना भी हमारे समाज की ही जिम्मेवारी है। आई थिंक दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस जी सर। आपने तो सवाल सिर्फ पुरुषों पे किया है, मैं कहूंगा कि ये हमारे पूरे समाज की जिम्मेवारी है। ये मानवता की जिम्मेवारी है जी। आपने ना जाने क्यों ये क्वेश्चन सिर्फ पुरुषों पे डायरेक्ट किया है,
तो आपने क्वेश्चन पुरुषों पे किया है, तो ये हर एक पुरुष को सोचने की जरूरत है कि हमारे ऊपर में क्यों ये उंगली, ये प्रश्न आया। ये हमको अपनी आत्मा से पूछने की जरूरत है। जी सर। सर एक सवाल मेरा, आपने अपनी अभी पूरी अपनी लाइफ जर्नी एक जिस्ट में हमें बताई है कि आपने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया है और अब एक राज्यपाल के रूप में आप पूरे स्टेट का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे समय में आप उन बेटियों को, उन बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज चुनौतियों से जूझ रही हैं, जो आज भी अपनी इन परेशानियों के साथ अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ रही हैं और लगातार मेहनत कर रही हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? अंकिता जी, आज के इस संवाद का, एक पॉडकास्ट का सबसे प्यारा क्वेश्चन आपने अब पूछा है। मैं अपनी बेटियों को, महिलाओं को, नारियों को क्या संदेश देना चाहता हूँ, आत्मा के लेवल के ऊपर मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ? मैं अपनी बेटियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सपने देखिए, और आपके सपने खुली आंखों से देखिए। अपने सपने डर डर के मत देखिए। आपके सपने अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड होने चाहिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को उस त्रिशूल से मिलाइए जो शिव जी का त्रिशूल है, विल पावर, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। और आप में वो तीनों चीजें प्रभु ने भरपूर दी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सपनों को एक संकल्प के रूप के अंदर में अपने अंदर आत्मसात कीजिए। और मुझे पक्का मालूम है कि जब कोई महिला, जब कोई नारी डिसाइड कर लेती है, एक वचन ले लेती है, तो फिर प्रभु भी बीच में कभी नहीं आता। आपको सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारी बेटियां हैं, दे कैन चेंज द कोर्स ऑफ जनरेशंस एंड मानवता, ऐसा लगता है, इतना विश्वास है मुझे। थैंक यू सर। सर अभी हमने बहुत ही गंभीर और गहन मुद्दों पे बातें करी हैं और कहते हैं कि थोड़ा हंसी मजाक जीवन में ऊर्जा और नई तरंग भर देता है। तो इसी कंटेक्स्ट में आपके लिए मेरे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। सो आपको वन वर्ड में आंसर देने हैं। आर यू रेडी सर? यस। ओके। यूनिफॉर्म वाली लाइफ या राजभवन वाली लाइफ, विच वन इज मोर चैलेंजिंग? यूनिफॉर्म। ओके। बुक्स या बैटलफील्ड, ज्यादा टफ क्या है? बैटलफील्ड। क्या आप बिलीव करते हैं कि विमेन आर नेचुरली बेटर लीडर्स इन क्राइसिस, यस और नो? कैपिटल यस। सुपर्ब। ओके, इफ अ मूवी वाज मेड ऑन योर लाइफ तो टाइटल क्या होता? टाइटल होगा ब्रह्मांड की यात्रा। सुपर्ब सर। इफ यू हैड टू पिक अ बॉलीवुड एक्टर टू प्ले यू इन अ बायोपिक, हु वुड इट बी? सनी देओल। मुझे लगा था। मोस्ट फन मोमेंट एज अ गवर्नर जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे? बहुत क्षण है जी। किस क्षण की बात करूं मैं तो हर एक क्षण ही मेरे को इतना सुंदर लगता है। मैं डिफिकल्ट है मेरे लिए ये कहना कि सबसे सुंदर क्षण कौन सा है। सबसे सुंदर क्षण है जब मेरी वाइफ बताती है कि आज हमारी गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया है। So sweet sir. ऐसा लगता है हमारे परिवार में एक नया सदस्य आया है। That's very sweet sir. The most fearless woman you have ever met? My wife. I love this answer. One superpower you wish you had? आत्मा से संवाद करना। Very, very, very beautiful, sir. Who's stricter, army officers or school principals? आर्मी ऑफिसर। माँ के हाथ का खाना या पत्नी के हाथ का खाना? बहुत डिफिकल्ट सवाल है। मैं तो पत्नी बोलूं।
मैम एक्चुअली बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है. स्ट्रिक्ट जर्नल और अ फ्रेंडली मेंटोर? Mentor. If not the army, what career would you have chosen? If not army, then also army. Jai Hind, Jai Army. Ah, nation first. Nation first. One word that defines a strong woman. Durga. Superb, sir. If you had to give one message to every girl? आप अनंत शक्ति हैं. Please realize it. Wow, क्या जबरदस्त रैपिड फायर था. Thank you, sir, for letting our audience connect with you on a personal and a professional note. Thank you once again for enlightening us. What is the true meaning of women empowerment? I cannot thank you enough for making our audience understand this concept with so much of detail and love. And now, as we reach the end of this special podcast, let's pause and reflect कि अब वक्त है सोच से एक कदम आगे बढ़ने का, अपनी बहनों, बेटियों और महिलाओं को वो जगह देने का जिसकी वो हकदार हैं. जब तक हर नारी सुरक्षित और सशक्त नहीं, तब तक हमारा विकास अधूरा है. आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक आभार कि आपने समय निकालकर इस महत्वपूर्ण संवाद को सुना, समझा और आत्मसात किया. यदि इस चर्चा ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो इसे औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब हम साथ जुड़ते हैं तभी बदलाव की असली शुरुआत होती है. और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आप महिला सशक्तिकरण को किस रूप में देखते हैं. क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी नारी है जिससे आप प्रेरित हुए हो? और जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगी कि हमने हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत एक अरदास से की थी और हम इसका अंत भी एक अरदास से करें, जो कि सिख धर्म से निकलती है लेकिन हर मानव की आत्मा तक पहुंचती है. अरदास से पहले मैं एक बात हाँ जी, कह दूं. प्लीज सर, प्लीज सर. मैं आत्मा के स्तर पर आपको धन्यवाद करना चाहता हूं अंकिता कि आपने जो सवाल पूछे हैं ना, जी. आपने पूरी मानवता, पूरी नारी, महिला, बेटियों, बच्चियों की तरफ से जो सवाल किए हैं, आई कैन सी कि आपकी आत्मा ने ऑलरेडी एक मिशन बनाया है कि किस प्रकार पूरे वातावरण को एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मॉडर्नाइजेशन, एक क्रांतिकारी रूप में लेकर जाए, जहाँ पर जीवन के अंदर में एक खुशी, समृद्धि, एक विशालता हो. आपके क्वेश्चंस के अंदर में आपने अपनी खुद की पर्सनालिटी का एक ऐसा मिरर दिखाया है, एंड आई एम डेफिनेट, मुझे पूर्ण विश्वास है that you're going to be a very successful leader in Thank you, sir. Thank you. time to come. I can foresee that you'll be exceptional leader, and एक दिन आपके अकाउंट में $1 trillion होना पक्का है. सर, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद रहिए तो एनीथिंग इज पॉसिबल. जैसे आपने कहा कि बड़ा सोचो एंड स्काई इज द लिमिट. अगर माता पिता का आशीर्वाद, बड़े जनों का आशीर्वाद रहेगा तो लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं. तो इसी के साथ हम हमारी अरदास करते हैं. जो जी आए सो राजी जाए, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला. जय हिंद, वाहिगुरु, जय उत्तराखंड.